आज देश के संसद में आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया है और यह अवसर है यह जानने का कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है और इसके बारे में प्रीलिम्स एग्जाम्स में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022 का मुख्य बिंदु एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है, अति संक्षेप में, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे तो 200-250 पेज का होता है। मैं आपको चंद बुलेट फॉर्म में बता रहा हूं कि इस आर्थिक सर्वेक्षण का मेन बिंदु क्या है जो कि आपको माइंड में रखना चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। सबसे पहले ये मैं बताऊं, आज जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है आज 31 जनवरी को, वो केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। यानी जो केंद्रीय बजट पेश होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 का, उसके ठीक पहले ये इकोनॉमी का एक तरह से पिक्चर प्रस्तुत करता है, एक सर्वे देता है इकोनॉमी का कि जो वर्ष बीत रहा है, ये 31 मार्च 2022 को ये वित्त वर्ष बीत जाएगा, यानी 21-22 के दौरान इकोनॉमी का चेहरा कैसा रहा, ये चेहरा बजट सर्वे में बताया जाता है, आर्थिक सर्वे में बताया जाता है। इस बार जो सर्वे प्रस्तुत किया गया है उसका मूल विषय क्या है, ये पूछता है एग्जाम में। तो आर्थिक समीक्षा 21-22 का जो मूल विषय है वो है त्वरित दृष्टिकोण। मेन थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 इज अजाइल अप्रोच, ये याद रखना है। सर्वे के प्रस्तावना में क्या कहा गया है, स्वतंत्रता से लेकर आर्थिक समीक्षा के क्रमिक विकास पर संक्षिप्त विवरण शामिल है। नया अध्याय विभिन्न आर्थिक परिदृश्य से अवगत कराने के लिए उपग्रह एवं भू स्थानिक चित्रों के इस्तेमाल को दर्शाता है। ये एक तरह से मेन बात में है। आर्थिक समीक्षा क्या होती है ये आप जानिए। एक एकल पुस्तिका है, सिंगल बुकलेट है और एक अलग सांख्यिकीय सारणी की पुस्तिका के रूप में बदला गया है ना, एक स्टैटिस्टिकल टेबल के रूप में है। अब आपको अनेक क्वेश्चन यहां से मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, बुलेट पॉइंट में दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन आएगा कि ये कौन जारी करता है इकोनॉमिक सर्वे, उत्तर होगा शुरू में। आप देखिए यहां पर, यहां से आप इसको भी देख सकते हैं कि इसका क्या होता है। तो जो ये है आर्थिक सर्वे है उसके बारे में, और यहां से आपको मिल जाएगा ये पॉइंट। हाँ, तो ये जो है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, दैट इज बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। और एक कैसा डॉक्यूमेंट है, हाफ ईयरली, फोर्टनाइटली, एनुअल डॉक्यूमेंट। तो आपको जानना होगा कि ये एनुअल डॉक्यूमेंट है, यानी साल में एक बार। वैसे मैं बता दूं, बजट के ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। इसमें होता क्या है, तो भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित आधिकारिक और लेटेस्ट डेटा इसमें रहता है, एकदम लेटेस्ट डेटा और ऑफिशियल डेटा रहता है। यह सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक रिपोर्ट है कि जो फाइनेंशियल ईयर लास्ट 1 ईयर के दौरान इकोनॉमी कैसा रहा, अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियां क्या रही और संभावित उसका समाधान क्या है, यह प्रस्तुत करता है। सर्वे यह भी बताता है कि छोटी और मध्यम अवधि में इकोनॉमी में किस तरह की संभावनाएं मौजूद है। अब देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण सरकार के प्रमुख जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, विकास कार्यक्रम है, और जो सरकार के पॉलिसीज है उसके बारे में होता है। पिछले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था का परफॉर्मेंस की समीक्षा करता है, रिव्यू करता है। आर्थिक सर्वेक्षण तैयार कौन करता है, तो यह दस्तावेज जो इकोनॉमिक सर्वे है वो मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मार्गदर्शन में तैयार होता है और आर्थिक मामलों के विभाग यानी वित्त मंत्रालय के तहत यह डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके द्वारा जारी किया जाता है।
सरकार ने आर्थिक सर्वे के संसद में पेश होने के ठीक 3 दिन पहले वी अनंत नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। तो यह स्पष्ट है, चूंकि इनके ज्वाइन करने के पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रिंट हो जाता है, तो नए मुख्य आर्थिक सलाहकार का इसमें योगदान नहीं होगा। डेफिनेटली ये माना जा सकता है, क्योंकि ये पहले प्रिंट हो चुका है और 3 दिन पहले ही वी अनंत नागेश्वरन न्यू इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। इकोनॉमिक सर्वे हर साल 2 वॉल्यूम में पेश किया जाता है, 2 वॉल्यूम में। हालांकि मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद खाली था, इस वजह से इस बार एक ही वॉल्यूम में पेश किया गया है, 2 वॉल्यूम में नहीं। यह आमतौर पर संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने से 1 दिन पहले पेश किया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक 1 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश होता है, बजट के 1 दिन पहले। और एक क्वेश्चन है कि भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया? तो वर्ष 1950-1951 में फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। 1964 तक इकोनॉमिक जो सर्वे था वो बजट के साथ पेश किया जाता था, यानी बजट के पहले नहीं, बजट के साथ ही 1964 तक। 64 से इसे बजट से अलग कर दिया गया, यानी कि ये अलग से पेश किया जाने लगा, है ना। तो इस प्रकार की ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। साल 2018 में तत्कालीन जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे CEA अरविंद सुब्रमण्यम ने इसमें एक बदलाव किया। और क्या किया कि आर्थिक समीक्षा पिंक कलर में दी गई, पिंक कलर में, और ये विमेन संबंधित पॉलिसीज के आलोक में की गई। अब आपके सामने मैं बात करने वाला हूं कि इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 जो आज पार्लियामेंट में पेश हुआ है, उसकी मेन बातें क्या है, अति संक्षेप में, ज्यादा नहीं, विश्लेषण नहीं, मेन बातें जो कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो वित्त वर्ष 21-22 में रियल टर्म में 9.2% विकास दर का अनुमान है। ये इंपॉर्टेंट है, विकास दर 9.2% रियल टर्म में। वित्त वर्ष 22-23 में जीडीपी के 8.0 से लेकर 8.5% तक विकसित होने का अनुमान है। यह अनुमान लगाया जा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 में। 21-22 में कैसा रहा और 22-23 में जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या रहेगा। सरकार के आपूर्ति के क्षेत्र में किए गए सुधारों से इकोनॉमी अस्थायी दीर्घकालीन विस्तार के लिए तैयार हो रही है। आपूर्ति समझते हैं, सप्लाई का बात है। सप्लाई के क्षेत्र में जो सुधार किया गया है सरकार के द्वारा, उससे इकोनॉमी अस्थायी दीर्घकालीन विस्तार के लिए, यानी परमानेंट लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन के लिए तैयार हो रही है। इसके अलावा यह भी इंपॉर्टेंट है कि अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान, यानी अप्रैल 21 से नवंबर 21 के दौरान पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5% की बढ़ोतरी हुई है। यह कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कही जा रही है, 13.5%, जो कि काफी इंकरेजिंग है। 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या होता है? तो विदेशी मुद्रा होता है, जैसे डॉलर हुआ, युआन हुआ, येन हुआ, रूबल हुआ, और इसमें आपको स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो IMF जारी करता है वो भी होता है, गोल्ड भी इसमें होता है। तो 31 दिसंबर का पोजीशन क्या था कि 633.6 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा था, जो कि बहुत ही इंकरेजिंग फिगर है। विदेशी मुद्रा भंडार एक देश के इकोनॉमी के लिए बहुत सहायक होता है। विदेशी मुद्रा भंडार 22-23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं, ऐसा सर्वे में कहा जा रहा है। आज जो पेश हुआ है, तैयार हैं। अर्थव्यवस्था बृहत आर्थिक अस्थायित्व संकेतकों से मिल रहे हैं संकेत, यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, उससे इंडिकेशन यही मिल रहा है कि जो वित्त वर्ष 22-23 है उसका सामना करने के लिए इंडियन इकोनॉमी तैयार है। जो अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है कि राजस्व प्राप्ति में भारी बढ़ोतरी हो रही है। राजस्व प्राप्ति से क्या समझते हैं? यानी टैक्स कलेक्शन, है ना। जो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है,
उसमें भारी बढ़ोतरी इस बार प्रस्तावित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कही जा रही है। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र यानी सोशल सेक्टर 21-22 बजट एस्टीमेट, बीई मने होता है बजट एस्टीमेट में जीडीपी की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़कर 8.6% हुआ और यह 14-15 में 6.2% था। अब 21-22 में यह 8.6% हुआ, यानी सोशल सेक्टर में यह बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर इनहेंसमेंट है सोशल सेक्टर में। अगला पॉइंट है कि अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के साथ 2020-21 की अंतिम तिमाही 2021 का अंतिम तिमाही के दौरान रोजगार के संकेतक महामारी से पहले के स्तरों पर पहुंच गए हैं। यानी कि जो अंतिम तिमाही क्या है 2021 का, 2020 और 2021 ये फाइनेंशियल ईयर बीत चुका है, यानी ये जनवरी टू मार्च 2021 की बात कह रहा है। उस दौरान जो एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है वो कोविड के पहले स्टेज पर पहुंच चुका है, जो कि थोड़ा ठीक है। वाणिज्यिक निर्यात एवं आयात के क्षेत्र में भारत का अर्थव्यवस्था अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, जो कॉमर्शियल एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है। कोविड के पहले के स्तरों से आगे हो गया है। 31 दिसंबर 2021 तक बैंक ऋण में 9.2% की बढ़ोतरी हो रही है। बैंक से लोन लीजिएगा तभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, रोजगार बढ़ेगा, स्टार्टअप बढ़ेगा। और ये कह रहा है कि बैंक ऋण में 9.2% की बढ़ोतरी हो रही है, जो कि वेरी गुड है, बहुत अच्छा है। 75 आईपीओ के माध्यम से 89,066 करोड़ रुपया जुटाया गया है। आईपीओ है ना, इसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके माध्यम से ये कंपनी जारी करता है और इसके माध्यम से 89,066 करोड़ जुटाया गया है और पिछले दशक के किसी भी वर्ष से यह धनराशि ज्यादा है। 21-22 अप्रैल से दिसंबर में सीपीआई यानी कंज्यूमर जो इंडेक्स है मुद्रास्फीति का, वो घटकर 5.2% रह गई है ना। ये मुद्रास्फीति का होता है, सीपीआई पर किया जाता है, ये घटकर 5.2% हो रही है, ये सर्वे कह रहा है। 21-22 अप्रैल दिसंबर में खाद्य मुद्रास्फीति यानी फूड इन्फ्लेशन औसतन 2.9% के निचले स्तर पर रहा। प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन से आवश्यक वस्तुओं की कीमतें काबू में रही, यह भी सर्वे कह रहा है। और जहां तक एग्रीकल्चर की बात है, 21-22 में जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसको कहते हैं जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में 3.9% की अच्छी बढ़ोतरी हुई। रेलवे के बारे में क्या कहा जा रहा है कि 2021 में पूंजीगत व्यय बढ़कर 1,55,181 करोड़ रुपया हुआ। चूंकि रेलवे में काफी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है 2021 के दौरान। 2021-22 में बजट को और बढ़ाकर 2,15,058 करोड़ रुपये किया गया 21-22 में, जो 2014 के स्तर की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। अब जैसे नए रेलवे लाइन बिछाना है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा रहा है रेलवे में। इसके अलावा रेलवे ब्रिज भी बन रहे हैं। 2021 में प्रतिदिन सड़क निर्माण जो रोड कंस्ट्रक्शन होता था वो बढ़कर 36.5 किलोमीटर हुआ। यानी रोज रोड कितना बन रहा है 36.5 किलोमीटर, पिछले साल की तुलना में 30.4% अधिक है। एसडीजी 2021 में नीति आयोग डैशबोर्ड पर ओवरऑल स्कोर बेहतर होकर 66 पर पहुंच गया है ना। एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी जो यूएनडीपी ने निर्धारित किया है, इसमें नीति आयोग के डैशबोर्ड पर भारत का जो ओवरऑल स्कोर है वो बेहतर होकर 66 पर पहुंचा है। अब थोड़ा सारांश देख लीजिए इकोनॉमिक सर्वे का, ये एकदम ऑफिशियल बोल रहा हूं। 22-23 में भारत का जो आर्थिक विकास दर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट 8.0 से 8.5% होने का अनुमान है। ये 22-23 यानी जो अभी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 को आएगा है ना, और जो 23 तक चलेगा 31 मार्च तक, उस दौरान जो ग्रोथ रेट है वो 8 से लेकर 8.5% का अनुमान है।
विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुसार, यह वर्ल्ड बैंक का अनुमान है, एडीबी का अनुमान है और आईएमएफ का अनुमान है कि 21 से लेकर 24 तक 3 साल का मामला है, विश्व की प्रमुख तीव्रगामी इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा, यानी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ये तीनों लोग बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक और आईएमएफ। ये इंपॉर्टेंट बात है और इसको आपको समझना है। भारतीय अर्थव्यवस्था 21-22 में 9.2% वास्तविक वृद्धि दर्ज करेगी। रियल ग्रोथ कह रहा है 21-22 में 9.2%, तब जबकि कोविड का टाइम है और ये इंकरेजिंग है बहुत। और जो कृषि के क्षेत्र में पिछले वर्ष 3.6% वृद्धि की तुलना में 21-22 में 3.9%, यानी एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ हुआ है। 20-21 में एग्रीकल्चर में ग्रोथ था 3.6% और 21-22 में एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ होगा वो 3.9% हो गया। औद्योगिक क्षेत्र 20-21 में 7% का ग्रोथ रेट था, वो 21-22 में एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट 11.8% हो गया, यानी 7% से जंप होकर 11.8% इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसका हो गया। ये भी बहुत बढ़िया है कि इंडस्ट्री ठीक जा रहा है। सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, जिसे टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है, इसका ग्रोथ रेट था पिछले साल 8.5%, जो इस बार 21-22 में घटा है और ये 8.2% हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कृषि क्षेत्र में ये दिख रहा है सीडी में ऊपर में कि कृषि में आपका वृद्धि हुआ है 3.6% की तुलना में हो गया है 3.9। इंडस्ट्री भी 7 से बढ़कर हो गया है 11.8, लेकिन सर्विस सेक्टर 8.4% से घटकर 8.2% हो गया है। और ये 21-22 की बात मैं बता रहा हूं, पिछले वर्ष यानी 20-21 के तुलना में। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए, कहीं ना कहीं जरूरी होगा। 31 दिसंबर 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार 634 बिलियन अमेरिकन डॉलर रहा, जो 13 महीनों से अधिक के आयात के समतुल्य और देश के विदेशी ऋण से अधिक है। देश का जितना भी विदेशी ऋण है उससे अधिक हमारे पास फॉरेक्स हो गया है, यानी फॉरेन रिजर्व। और मैं बताया इसमें टोटल विदेशी मुद्रा होता है। विदेशी मुद्रा भंडार में, ये भंडार में क्या शामिल है? आपका टोटल विदेशी मुद्रा शामिल है, जितना भी विदेशी मुद्रा के साथ हम लेन देन करते हैं। और आईएमएफ के द्वारा जो जारी किया जाता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी एसडीआर, ये भी शामिल है और इसमें गोल्ड रिजर्व भी शामिल होता है। ये कितना हो गया है? 634 बिलियन डॉलर। 31 दिसंबर 21 का ये पोजीशन है, जो 13 महीना से अधिक के आयात के समतुल्य है। आप 13 महीने तक आप आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि 1991 में जब आर्थिक नीति लागू हुई तो आपके पास केवल 2 महीने के आयात के बराबर फॉरेक्स में पैसा बचा हुआ था और आज आप 13 महीने के बराबर है। ये बहुत इंकरेजिंग इकोनॉमी है, खासकर कोविड टाइम में। इसके अलावा 21-22 में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, 15% की वृद्धि होने का अनुमान है 21-22 में। 21-22 में 15% की इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का अनुमान है। दिसंबर 21 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ 5.6% था। महंगाई दर लक्ष्य के अनुसार सहन योग्य दायरे में है। अप्रैल-नवंबर 2021 के लिए राजकोषीय घाटा, इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, एफडी, ये घाटा बजट अनुमान का 46.2% तक सीमित किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर यही है कि फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कितना है। तो जो बजट एस्टीमेट है, बजट अनुमान है, इसे बीई कहते हैं, उसका 46.2% है। ये थोड़ा अधिक है, इसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। महामारी के बावजूद पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट में तेजी से वृद्धि हो रही है। अप्रैल-नवंबर 21 के दौरान 75 आईपीओ जारी करके 89,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जुटाई गई है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि शेयर मार्केट कोविड काल में भी खूब जंप किया है, तभी तो 75 आईपीओ जारी हुआ और 89,000 करोड़ से अधिक का पैसा इकट्ठा हुआ।
और ये बहुत ज्यादा पैसा है। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था अस्थायित्व संकेतकों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। तो ये पूरा का पूरा मैं आपको बताया इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, और हमने दोनों बात बताया। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में आपका जितना बुलेट पॉइंट जनरल जीके होता है वो भी, और 2022 का जो सर्वे का मेन बिंदु जो भारत सरकार ने जारी किया है, पूरा बुक नहीं, अगर इतना जितना मैं पॉइंट किया हूं इसको नोट कर लेते हैं इस वीडियो को देखकर, तो इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछने वाला है, और ये मोर देन सफिशिएंट है यूपीएससी और बीपीएससी के लिए। इस वीडियो को तो आप देखिए ही, अपने इष्ट मित्रों को भी फॉरवर्ड कीजिए और बताइए कि इसमें इकोनॉमिक सर्वे पूरी तरह कवर है, और कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।